हिंदी ऑप्शनल में जो है ये आप लोगों की किताब है कथा संचयन। उसकी बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों ने की हैं और जो कहानी बाकी है उसमें ये कहानी परदेसी है। और आप पीडीएफ में किताब के देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इस किताब में उन्होंने कर दी, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। पहला तो ये कि उन्होंने जो लेखक है या लेखिका है उसके बारे में परिचय दे दिया है ना, और उसके बाद जो कहानी है उसका कथा सार दे दिया। जैसे अभी हम लोग हिंदी कंपलसरी का लेक्चर ले रहे थे तो हिंदी कंपलसरी में कथा सार नहीं दिया, सीधे कथा शुरू कर दी है। तो जब तक आप पूरी कहानी नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा कि इस कहानी में क्या है। जबकि इसमें ऑप्शनल में ये सुविधा है कि आपके पास कथा सार है, मतलब पूरी कहानी का जीस्ट जो है वहाँ पे दिया हुआ है। तो ममता कालिया हिंदी की बड़ी लेखिका हैं और उनके पति जो हैं रविंद्र कालिया बहुत बड़े संपादक साहित्यकार है ना, नया ज्ञानोदय के संपादक, बड़ा नाम है। तो ममता कालिया के बारे में इन्होंने जो परिचय दिया है वो आप पेज नंबर 92 पे देख सकते हैं। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ था। वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। आपकी शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर जैसे शहरों में हुई। आप कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता और पत्रकारिता आदि साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हस्तक्षेप रखती हैं। हिंदी कथा साहित्य के परिदृश्य पर आपकी उपस्थिति 7वें दशक से निरंतर बनी हुई है। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका हिंदी की संपादक भी हैं। ये जो विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये पूरे महाराष्ट्र का इकलौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पूरे महाराष्ट्र में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, और वो कहाँ पे है? वर्धा में। तो उसकी जो पत्रिका निकलती थी हिंदी, आप उसकी संपादिका थी। इसके अलावा बेघर आपका पहला उपन्यास है और आपकी अन्य प्रकाशित पुस्तकों में नरक दर नरक, दुखम सुखम, सपनों की होड़, होम डिलीवरी, छुटकारा, उसका यौवन, मुखौटा, जांच हमारी जारी है, सीट नंबर 6, निर्मोही, प्रतिदिन आदि कहानी संग्रह हैं। खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, 50 कविताएं और आप न बदलेंगे एकांकी संग्रह हैं, और आपकी तमाम कहानियां 2 खंडों में प्रकाशित हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय ममता कालिया का आपकी किताब में दिया हुआ। उसके बाद जो आपको कहानी पढ़नी है परदेसी, उसका कथा सार क्या है, उसका जीस्ट क्या है, वो भी 5-6 लाइनों में इन्होंने दे दिया है। देखिए, ममता कालिया की कहानियों में अपने देश की सौंधी मिट्टी से जहाँ लगाव दिखता है वहीं आपसी प्रेम की खुशबू भी है। प्रस्तुत कहानी परदेशी भी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। अमरजीत अपने पति नीरज के साथ इलाहाबाद में रहती है। उसे याद है वह दिन जब पंजाब के लखपत कोट में वह रहती थी, जहां उसके दोनों भाइयों की नौकरियां लगी, शादियां हुईं। पहले नीरज भी कपूरथला कॉलेज में लेक्चरर थे। उधर दोनों भाई कनाडा में स्थापित होकर नौकरी करने लगे और नीरज को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। एक दिन नीरज को यहाँ इलाहाबाद में कनाडा से डॉक्टर रिचर्ड के घूमने आने की सूचना मिलती है। कोई डॉक्टर रिचर्ड हैं जो कनाडा से आए हैं। वह अपने भाई के परिवार से दोस्त के रूप में जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद में रिचर्ड की मेहमान नवाजी की तैयारियां की जाती हैं। गंदी मच्छर छिपकली हटाने के उपाय किए जाते हैं। घर के सामान करीने से सजाए जाते हैं। घर भर के कबाड़ पड़छत्ती पर डाल दिए जाते हैं। बिस्तर पर फोम का मोटा गद्दा, दीवारों पर पिकासो और विंसी की तस्वीरें, नया टर्किश तौलिया, विदेशी बाथरूम स्लीपर्स, नया जग इत्यादि सुसज्जित कर दिए जाते हैं। जैसे कोई मेहमान अपने घर में आता है तो हम लोग उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। रिचर्ड को भारत में खजुराहो और सारनाथ जाने का आरक्षण करवाया जाता है। रिचर्ड नीरज के परिवार की मेहमान नवाजी से खुश हो जाता है। उसे बहुत अपनापन महसूस होता है वहाँ। नीरज की पत्नी जब कहती है कि यहाँ की गड़बड़ियाँ भी कभी नहीं भूल पाओगे, तब वह कहता है कि आप जिन्हें गड़बड़ियाँ कह रही हैं उनके लिए हमारे देश में तरसते हैं लोग। यह बतलाता है कि वहाँ तो बस अकेलापन है, यहाँ तो कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। हमारे यहाँ दादाजी, पिताजी और उनका बेटा, तो वो बेटा कितनी पीढ़ियाँ देख रहा है? 3 पीढ़ियाँ देख रहा है। तो हमारे यहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। विदेशों के लिए ये एक सपना है, विदेशों में ऐसा नहीं होता।
यह बतलाता है कि वहाँ तो बस अकेलापन है, यहाँ तो कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। कितना आनंदित वातावरण है। मैं स्वयं 12 साल की उम्र से अकेला हूँ, माँ बाप में तलाक हो गया था। रिचर्ड बताता है कि यह सुख दुर्लभ है। ऐसा दृश्य देखे मुझे बरसों हो गए हैं कि बच्चों के माँ बाप अपने माँ बाप के सामने आज्ञाकारी बच्चे बन जाएं। यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ भारत में नीरज को अपने पर नाज होता है। उसे पता था कि रोटी के लिए कोई अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता। जो शोहरत बदनामी मिलती है यहीं मिले। 7 समुंदर पार चला गया तो कौन सुनेगा मेरी आवाज़। रिचर्ड जीवन भर के लिए शिक्षित कर गए। वह अलमस्त परदेसी सिर्फ सैलानी नहीं था। कहानी का आशय स्पष्ट है कि भारत में रहते हुए ख़ास तौर पे तुम पंजाबी परिवारों में देखोगे कि पंजाबियों के यहाँ कनाडा जाने का बड़ा शौक़ होता है। कभी आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे खड़े रहिए तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे अगर 100 लोग कनाडा जा रहे हैं तो उसमें से 85 लोग पंजाबी होते हैं जो कनाडा जाते हैं। तो विदेशों में जाके सेटल होना कनाडा और इटली पंजाब में कल्चर है। तो ये जो फैमिली है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग नौकरी के लिए मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जाते हैं, उसी तरह पंजाबियों के पास क्रेज़ क्या है, कनाडा जाने का। महाराष्ट्र में क्रेज़ क्या है, यूएसए जाने का, है ना। तो वो एक क्रेज़ है। तो यहाँ पे एक विदेशी मेहमान उनके घर आता है, और वो विदेशी मेहमान जब आता है तो जब आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो आप जिस तरह की तैयारियां करते हैं, भाई अच्छी चादर, अच्छा बिस्तर, अच्छे खाने की प्लेट, अच्छा खाना, उसके स्वागत के लिए जो भी तैयारी की जा सकती है वो सारी तैयारी नीरज का परिवार करता है। और वो जो रिचर्ड जो आया हुआ है वो इस बात को देख के बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है कि भारत में 3 पीढ़ी एक साथ रह रही है, कोई अलग नहीं रह रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कमाने लगे, आपकी शादी हो गई तो आपने माँ बाप को अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं। और जिनके अपने बड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी हैं या मेरे पिताजी हैं, वो अपने पिताजी के सामने बच्चे बन जाते हैं। मतलब हम लोगों को पिताजी डांटते हैं तो हम लोग पिताजी की शिकायत उनके पिताजी से करते हैं, तो उनके पिताजी उनको डांट देते हैं तो हम लोगों को बड़ा आनंद आ जाता है ना। तो बोले ये भारत में ही संभव है कि जहाँ बच्चों के सामने पिताजी अपने पिताजी के सामने बच्चे बन जाते हैं। तो बोले ये सुख विदेशों में नहीं मिल सकता। और रिचर्ड फिर अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि 12 साल की उम्र में वो जो है एकदम अलग रह रहे हैं। कितने साल की उम्र से? 12 साल की उम्र से। क्यों? कि उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था, मम्मी अलग रहती थी, पापा अलग रहते थे। तो ऐसे में बच्चों की मनस्थिति पे जो गुजरता है वो बोले उसकी कल्पना भारत में नहीं की जा सकती। तो भारत में जो उपलब्ध है, जिसकी हम कीमत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए विदेशों में लोग तरसते हैं। तो यहाँ नीरज ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भारत के लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ करने के लिए 7 समुंदर पार चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, वो अगर अपने देश में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में रहें तो जिस तरह का सुख उन्हें यहाँ मिल सकता है, इस तरह का सुख उन्हें विदेश में भी नहीं मिल सकता। और ये बात कौन कह रहा है? वह एक विदेशी विद्वान कह रहा है जो उनके घर पे मेहमान है। तो कहने का मतलब संक्षेप रूप में कहानी का संदेश ये है कि हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी वो प्रथा टूटनी नहीं चाहिए। उस संयुक्त परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, और उन दादा दादी के प्यार से के बीच में वो जो बच्चा पल रहा है उसको सिर्फ दादा दादी का प्यार नहीं मिलता, उसको काका भी मिलती हैं, काकी भी मिलती हैं, आजी भी मिलती हैं, उसको नाना नानी भी मिलते हैं, भाई बहन भी मिलते हैं। तो उनके बीच रह के जो संस्कार उसको मिलते हैं वो अकेले रहकर वो नहीं पा सकता। तुम लोगों ने अभी वो केस देखा होगा शाहरुख खान के लड़के का। उसमें पता नहीं सच या झूठ, लेकिन उसमें एक दिन ये एक बयान आया था कि आर्यन जो है वो ये कहता है कि मेरे पिताजी इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे उनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये उसका बयान था। तो सोचो कि कितनी अजीब स्थिति है। और आज के समय में जब शहरों में मतलब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, माँ भी कमा रही है, पिताजी भी कमा रही है, तो बच्चों की मनस्थिति क्या है? तो मराठी में
प्रशांत मौर्य सर एक कविता सुनाते हैं, एक लाइन की, मतलब कविता क्या, छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि वो लड़की निबंध लिखती है और उसमें लिखते हैं कि निबंध का शीर्षक था घर, आमचा घर. तो लिखती है, आमच्या घरामध्ये मी, आई आणि पप्पा आम्ही 3 लोग वेगवेगळा राहतो. मतलब हम एक घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं. तो ये जो नई स्थितियां बन रही हैं, मतलब पहले जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली बनी. न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे. लेकिन अब उस न्यूक्लियर फैमिली में भी इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग, मतलब मम्मी अलग, पापा अलग, बच्चे अलग. ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, ये बड़ी खतरनाक स्थिति बन रही है. बच्चे को किसी का स्नेह नहीं मिल रहा. चाइना में उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण एक पॉलिसी अपनाई कि सिर्फ एक बच्चा, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन देखो कंट्रोल हो गई. ओनली 1 चाइल्ड. अगर किसी को एक से ज़्यादा बच्चा हुआ तो उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब निरस्त हो जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. तो लोगों को मजबूरी में सिर्फ एक बच्चा करना पड़ा. लेकिन इससे पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो गई, लेकिन ड्रॉबैक क्या हुआ, आज चाइना की 70% से ज़्यादा आबादी बूढ़ी हो रही है, यंग जनरेशन की कमी है. दूसरी परेशानी क्या हुई, इन बच्चों ने, मतलब सिंगल चाइल्ड की जो पूरी जनरेशन थे, उन्होंने बहुत सारे रिश्ते खो दिए. कौन से रिश्ते खो दिए, भाई का, बहन का, अंकल का, आंटी का, ये सब रिश्ते उनको मालूम ही नहीं कि ये भी होता है. भाई नाम की भी कोई चीज़ होती है. भाई एक ही बच्चा है ना, अगर वो लड़का है तो उसको भाई बहन नहीं है, और लड़की है तो उसको भी भाई नहीं है. तो अंकल आंटी, जैसे अगर मैं 2 भाई हूँ तब तो मेरे बच्चों को अंकल आंटी मिलेंगे, जब मेरा ही भाई नहीं होगा तो कहाँ से मिलेंगे. तो ये अंकल आंटी भाई बहन के रिश्ते खो दिए पूरी जनरेशन, और वो एक अलग सी मानसिकता के शिकार हो गए. उनकी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सहिष्णु होने की जो भावना है वो ख़त्म हो गई. जैसे घर में 4 भाई बहन हैं, तो हम लोग पप्पा को बोले कि मला नवीन शूज पाहिजे, है ना, तो पप्पा बोले तुला आणून दिला होता, आता तुझा नाही, याचा नंबर आहे, याला भेटेल त्याला भेटेल, मग तुला 2024 भेटेल, त्याचा पहिले बोलला तर तुझा थोबाड फोडून टाकेल. तो हमको भी मालूम है कि आता माझा नंबर 2024 में. तो हम लोग घर में कम चीज़ हैं तो मिल बांट के खा लो, है ना, संभाल के कर लो. तो हम लोग ये संभालने की आदत में पड़े आते हैं, है ना. जैसे हिंदुस्तान में, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने कोई गलती की तो टीचर एज ए पेरेंट्स उसको डांट देता है ना, कभी कभार मार भी देता है. लेकिन उस बच्चे को भी मालूम है कि ये मेरी इंसल्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे को सुधारने के लिए कर रहे हैं. और वो इस तरह के कल्चर में पला है. हमारे घर में क्या होता था, पिताजी एकदम बड़े बेटे को मारते थे तो वो बहुत गुस्से में, तो फिर वो अपने से छोटे भाई को मारता था, फिर वो अपने से छोटे भाई को मारता था. ऐसे करते करते वो लास्ट में एकदम छोटे तक आ जाता था. तो ये जो अपने घर परिवार का कल्चर होता था, वो कल्चर पूरा ख़त्म हो गया. विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग टीचर की नौकरी करने नहीं जाते. क्यों मालूम है, वहाँ पे रूल है कि एक स्टूडेंट एक दिन में 20 अलग अलग तरह की गालियाँ अगर टीचर को दे तो वो एज़ पर द लॉ एक्सेप्टेबल. मतलब अगर क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, एक जन मुझे 20 गाली दो तो 7 दूनी 14, 140 गाली मैं खाऊँ यहीं खड़े होकर, और मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं करूँ. क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल चाइल्ड है, पैसा बहुत है, तो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड है, आत्म केंद्रित लोग हैं. उनको ऐसी तनाव हो जाता है ना, जैसे सड़क पे देखते हो ना, किसी की मर्सिडीज ठोक दो तो वो कैसे तनतनाता हुआ निकलेगा, माझी गाड़ी का ठोक ली, वही वाला हिसाब है. तो वहाँ पे स्थितियाँ बहुत, जबकि खाड़ी देश है, अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पे ऐसा नहीं है. वहाँ का कल्चर अब इंडिया जैसा ही है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ने गए हैं वो या तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका यहीं के हैं, तो वो इस कल्चर से वाकिफ़ हैं जो हमारा और आपका कल्चर है. तो लोग एक बार खाड़ी देश में नौकरी करने चले जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में जल्दी प्रीफर नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है. तो ये तमाम तरह की स्थितियां हैं जो बताती हैं कि हमको सहिष्णु होना चाहिए. और विदेशों का जो आकर्षण है, ये या जो पैकेज का आकर्षण है कि अपने आप पूछते हैं ना, तुला कितीचा पैकेज है, तो कोई बोलेगा मला 10 लाखचा है, कोई बोलेगा मला 20 लाखचा है, कोई बोलेगा 25 लाखचा है. लेकिन जो 25 लाख वाला है वही बोलेगा मला तिथे 25चा पॅकेज होता, आता मी 30चा पॅकेजवर आहे.
आता मी तिथे राहायला झालो, आता माझा वर्किंग आवर 12 तास झाले. पण खरं कोणीनी त्याला विचारलं की तुला किती लाखाची गरज आहे? एक काहीतरी नक्की कर ना बाबा. तुला वर्षभरात 25 लाख पाहिजे, 30 पाहिजे, 40 पाहिजे, 50 पाहिजे, काहीतरी नक्की ठरव. त्याला पण नाही माहीत काय करायचं. त्याला फक्त एवढं माहिती की 30चा पॅकेज आहे, मग 40साठी जायचा, 40चा पैकेज है, मग 50साठी जायचं. और ये पैकेज कल्चर में क्या हो गया है ना, समाज परिवार ये सबसे आप कट गए. बहुत सारे बच्चे जो बहुत कमा रहे हैं लेकिन उनके पास ना दोस्त है ना परिवार है, तो वो फिर स्टेटस डालते हैं टुडे इन मॉल फॉर शॉपिंग टू फॉर अ फन शॉपिंग. अब ये फ़न शॉपिंग क्या होती है? हमारी ज़िंदगी में ने तो हमने शॉपिंग ज़रूरत के लिए की. शर्ट फट गया था, पापा से 10 बार डांट खाई, उसके बाद एक शर्ट खरीदने गए. तो हमारे लिए तो शॉपिंग हमेशा ज़रूरत की चीज़ थी. लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है? फ़न है, टाइम पास है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा बचा है. लेकिन उस पैसे को अपने लोगों के बीच इंजॉय करने के सारे साधन ख़त्म हो गए. तो उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है. लॉन्ग ड्राइव काय काम नाही, कोण नातेवाईक नाही, फक्त लॉंग ड्राईव्ह. आपल्याकडे एवढे नातेवाईक आहे, आपल्याला टाईम कुठे? एकाच्या घरी गेला मग दुसरी ताई फोन करते, का रे तू आला होता ना पडग्याला, मग माझ्या घरी का नाही आला? बरोबर आहे ना. त्यांच्याकडे कोण नाही, ताई पण नाही, आत्या पण नाही. ते फन ड्राईव्ह करतात, लॉंग ड्राईव्ह करतात. 200 किलोमीटर जाणार आणि परत येणार आणि मग स्टेटसमध्ये टाकणार टुडे आई हैव डन 400 किलोमीटर फन ड्राइव. तो ये जो नया कल्चर है उससे हमको बचना है. पैसे हमारी ज़रूरत के लिए होने चाहिए, हम पैसे के लिए नहीं होने चाहिए. हमारी प्रायोरिटी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे संबंध होने चाहिए. तो इन्हीं सब का संदेश इस कहानी में है. तो आप लोग एक बार ये कहानी पढ़ लीजिएगा. इसके नोट्स मैं ब्लॉग पे भी डाल दूँगा और आप लोगों के साथ ग्रुप पे भी शेयर कर लूँगा. ये जो लेक्चर है आप देख रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसे मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर लूँगा ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो दोबारा सुन सकें. और कल हम लोग जो है अगली कहानी की चर्चा करेंगे. आपका लेक्चर इसी क्लासरूम में, जब तक कोई अपने को इस क्लासरूम से भगाता नहीं, ये अनऑफिशियली लिया हुआ है, ऑफिशियली क्लासरूम अभी मिला नहीं है. तो जब तक कोई आके बोलता नहीं कि ते आमचा लेक्चर है तेव्हापर्यंत आपण कंटिन्यू करूया, है ना. तो कल हम लोग फिर मिलते हैं. मैं जो है